Hello students, welcome to CR International School online study system. I hope all of you will be fine at home, stay safe. We are doing economics, class 12, lesson number 6, the new economic policy. You know very well what is new economic policy. It is a policy of LPG, the liberalization, privatization and globalization. And in the last lecture, we had already started the topic of liberalization. Okay, liberalization. So economic reform under liberalization. I tell you that in the last video we have 4 type of reforms adopted under the liberalization: industrial sector reform, the financial sector reform, the fiscal reform and the external sector reform. In the last video we already discussed the industrial sector reform, and in this particular video we will discuss all these type of reform. Okay, तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म क्या था. यू नो वेरी वेल व्हाट इज फाइनेंशियल सेक्टर. फाइनेंशियल सेक्टर इज अ बैंकिंग सेक्टर. इट इज अ बैंकिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. तो ये आपका बैंकिंग सेक्टर होता है बेटे, ठीक है, बेसिकली. तो अब हमने क्या किया भाई, बैंकिंग सेक्टर में काफी सारे हमने रिफॉर्म किए जिसको हमने नाम दिया फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म. अब फाइनेंशियल सेक्टर में 3 अलग अलग तरह के सब सेक्टर शामिल किए जाते हैं. इसके सब सेक्टर देखिए फाइनेंशियल सेक्टर के. सबसे पहले बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल सेक्टर में आता है. सेकेंड, स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज आता है बेटे फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर. एंड थर्ड, फॉरेन मार्केट एक्सचेंज बेटे, फॉरेन मार्केट एक्सचेंज. ये भी किसके अंडर आता है, फाइनेंशियल सेक्टर के अंडर आता है. तो जब भी आपसे पूछा जाए फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर कौन कौन सी 3 चीजें आएंगी अंडर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तो आप बताओगे बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, देन स्टॉक एक्सचेंज बेटे. स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह होती है जहां पर जो सिक्योरिटीज होते हैं या शेयर्स होते हैं उसका लेन देन होता है, उसे एक्सचेंज किया जाता है. तो सिक्योरिटी को एक्सचेंज किया जाता है. फॉरेन मार्केट एक्सचेंज बेटे, जहां पर जो फॉरेन करेंसीज होती है यानी डॉलर हो गया, जापानीज येन हो गई, ठीक है, चाइनीज करेंसी हो गई बेटे, इन सब का एक्सचेंज किया जाता है. ठीक है, तो वो होती है आपकी फॉरेन मार्केट एक्सचेंज. तो ये तीनों मार्केट फाइनेंशियल सेक्टर के अंडर आते हैं. अब आपको पता है हु इज द कंट्रोलर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर. आरबीआई इज द कंट्रोलर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर. आरबीआई द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, ये एक रेगुलेटर भी है, एक कंट्रोलर भी है, सब कुछ है फाइनेंशियल सेक्टर के लिए. फाइनेंशियल सेक्टर को जितने भी रूल्स रेगुलेशन जो फॉलो करने होते हैं वो सब आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होते हैं बेटे. ठीक है, तो अब देखिए प्रायर टू लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन से पहले जो आरबीआई का रोल था वो एक रेगुलेटर का था बेटे. रेगुलेटर करता क्या है, आपके लिए सख्त से सख्त नियम कानून बनाता है. ठीक है, आपको एक तरह से बेटे रोक देता है, नियंत्रित कर देता है. तो आरबीआई जो था वो रेगुलेटर था, लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद आरबीआई के रोल को चेंज किया फ्रॉम अ रेगुलेटर टू अ फैसिलिटेटर. फैसिलिटेटर यानी कि सुविधा दाता, जो आपको सुविधा प्रोवाइड कराता है बेटे, सुविधा दाता. तो पहले जो आरबीआई था वो बैंकों के लिए या फाइनेंशियल सेक्टर के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाता था, कड़े से कड़े नियम, सख्त से सख्त नियम आपके लिए बनाता था और आपको बेटे कंट्रोल रखता था पूरे. लेकिन अब आरबीआई का जो रोल है वो एज अ फैसिलिटेटर, सुविधा दाता बन चुका है. अब आपको वो सुविधा प्रोवाइड करता था बेटे. लिबरलाइजेशन से पहले जो बैंकों की रेट होती थी, जिस रेट पर वो लोन ग्रांट करते थे प्राइवेट सेक्टर को, वो आरबीआई डिसाइड करता था. सो आरबीआई डिसाइड करता था बैंकों के लिए जो रेट होती थी, बैंक रेट हो गई या रेपो रेट हो गई, वो सब आरबीआई डिसाइड करता था. बट आफ्टर लिबरलाइजेशन के बाद अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होती है वो कमर्शियल बैंक, ठीक है, कमर्शियल बैंक देमसेल्फ यानी कि खुद डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि फ्री मार्केट फोर्सेस के बेस पे बेटे, फ्री मार्केट फोर्सेस के बेस पे. तो मैंने आपको बताया भाई कि लिबरलाइजेशन से पहले आरबीआई इज अ रेगुलेटर, ही विल डिसाइड द इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई डिसाइड करता था. बट आफ्टर लिबरलाइजेशन के बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटे वो कमर्शियल बैंक खुद डिसाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई बेटे. सो फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस से बेटे इमरजेंस हुआ. किसका इमरजेंस हुआ, ठीक है, प्राइवेट बैंक्स का इमरजेंस हुआ बेटे. कई डोमेस्टिक प्राइवेट बैंक आए और कई साथ ही साथ इंटरनेशनल प्राइवेट बैंक ने भी इंडिया में एंट्री की, जैसे कि
सिटी बैंक बेटे, सिटी बैंक इज नॉट एन इंडियन बैंक, इट इज अ फॉरेन बैंक, ठीक है, सिटी बैंक जो आपका हो गया। तो इस तरह से बेटे फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस से कई प्राइवेट बैंकों ने एंट्री की फाइनेंशियल मार्केट के अंदर बेटे, जिसमें कई डोमेस्टिक बैंक्स थे एज वेल एज इंटरनेशनल बैंक भी थे। लिबरलाइजेशन हैज आल्सो अलाउड FII, लिबरलाइजेशन है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन, विदेशी कंपनियां जो भारत में आकर क्या कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है, यानी भारत के शेयर्स एंड डिवेंचर परचेस करते बेटे। तो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जहां दे रखा है आपको पेज नंबर 120 में, यहां से अंडरलाइन करके FII के अंडरलाइन करके देख लेना, जो विदेशी कंपनी इंडियन कंपनीज के शेयर्स एंड डिवेंचर में इन्वेस्ट करती है, ठीक है, विदेशी बैंक हो सकता है, वो फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, ठीक है, फॉरेन फाइनेंस कंपनी होते बेटे, कोई भी कंपनी हो सकती है जो इंडिया की मार्केट में इंडिया के शेयर्स में इन्वेस्ट करती है, वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहलाते हैं। एग्जांपल मर्चेंट बैंकर्स होते बेटे, ये बैंकों का यही काम होता है, शेयर बिकवाना, शेयर खरीदवाना, म्यूचुअल फंड्स एंड पेंशन फंड्स, ठीक है। तो फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस से कई बैंकों ने एंट्रियां की बेटे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, विदेशी कंपनियां आई यहां पर जिन्होंने अपने शेयर खरीदे इंडिया में, ठीक है। कॉन्सिक्वेंट अपॉन दीज चेंजेस फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया हैज ग्रो अ मल्टी डायमेंशनल टाइम। तो इन्हीं चेंजेस के चलते जो फाइनेंशियल सेक्टर था भारत के अंदर, वो काफी ग्रो कर गया, काफी वृद्धि, काफी विकास वहां पर हो गया, ठीक है। एंड इट इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। और बेटे जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो देश की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर स्ट्रांग होने का मतलब बेटे कॉर्पोरेट सेक्टर भी आपका स्ट्रांग बन जाएगा, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में जो लोन का फ्लो होता है या फाइनेंस का फ्लो होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल सेक्टर होता है बेटे। फाइनेंशियल सेक्टर प्रोवाइडिंग द लोन टू द कमर्शियल बैंक, टू द कॉर्पोरेट्स, टू द कंपनीज बेटे। तो ये फाइनेंशियल सेक्टर होता है जो कंपनी को लोन प्रोवाइड कराता है, और कंपनियों अगर लोन लेती है तो इन्वेस्टमेंट करती है, ग्रोथ बढ़ती है, डेवलपमेंट बढ़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है बेटे। तो इसीलिए, ठीक है, तो ये था फाइनेंशियल सेक्टर। आगे जाइए फिस्कल रिफॉर्म। सबसे पहले तो फिस्कल पॉलिसी होती क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने आपको पढ़ा दिया, एक बार फिर से मैं, ठीक है, 10 सेकंड में एक डेफिनेशन बता देता हूं। फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू revenue and expenditure policy of the government बेटे। तो फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट की रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी शामिल की जाती है। रिवेन्यू आपको पता है, गवर्नमेंट की जो रिवेन्यू आते बेटे वो टैक्स के थ्रू आती है, टैक्स के थ्रू। और टैक्स को जनरली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स बेटे, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स वो होता है, ठीक है, हुज बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर पर्सन, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स हुज बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर पर्सन, ठीक है। यानी जिस पर्सन पर लेवाई किया गया है वही उसे बियर करेगा, वही उसे सहन करेगा, वो अपना बर्डन किसी और पर शिफ्ट नहीं कर सकता डायरेक्ट टैक्स के अंदर। डायरेक्ट है ना, प्रत्यक्ष है ना, प्रत्यक्ष रूप से अगर मेरे ऊपर मेरी इनकम पे लगाया गया है तो मैं ही वो टैक्स पे करूंगा, मैं किसी और के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकता उस टैक्स को बेटे। दैट इज नोन एज अ डायरेक्ट टैक्स। तो आई थिंक डायरेक्ट टैक्स आपको पता लग गया होगा। डायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स हुज बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन द अदर पर्सन, इट इज पेड बाय द सेम पर्सन टू हुम इट इज लेवाइड। जिस पर लगाया गया है, लेवाई किया गया है, वही इसे पे करेगा। फॉर एग्जाम्पल बेटे, फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स एंड द वेल्थ टैक्स एज वेल एज द कॉर्पोरेट टैक्स बेटे। कॉर्पोरेट टैक्स भी आपका डायरेक्ट टैक्स के अंडर आता है, ठीक है। गिफ्ट टैक्स आपका हो गया, गिफ्ट टैक्स भी आपका डायरेक्ट टैक्स के अंडर आता है। इनको बेटे एग्जांपल को ध्यान रखिएगा, एक नंबर में कई बार आ जाता है भाई कि बताओ गिफ्ट टैक्स डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट आपको पता लग गया। सेकंड देखिए इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स हुज बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू द अदर्स। तो जिस टैक्स का बर्डन हम किसी और के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल बेटे जीएसटी। अब जीएसटी जो होता है वो ट्रेडर्स पर या व्यापारियों पर लगाया जाता है, बट जो ट्रेडर होता है उसका बर्डन कंज्यूमर पर शिफ्ट कर देता है। सो ही इज एबल टू ट्रांसफर द बर्डन ऑन द कंज्यूमर। तो इनडायरेक्टली हो गया ना। इनडायरेक्टली देखो, लगाया तो प्रोड्यूसर पर गया था, बट उसने किसी पे कर दिया वो बर्डन शिफ्ट, कंज्यूमर पर कर दिया। तो इनडायरेक्टली वो कंज्यूमर ने पे किया बेटे, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो उसका बर्डन शिफ्ट करने में सक्सेसफुल हो गया। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है बेटे। तो लिबरलाइजेशन से पहले जो भारत का टैक्स स्ट्रक्चर था,
लिबरलाइजेशन से पहले जो भारत का टैक्स स्ट्रक्चर था दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ नेचर। कॉम्प्लेक्स यानी कि कठिन, जटिल, जिसे समझना मुश्किल होता है बेटे। जैसे कि वैट हो गई, कस्टम ड्यूटी हो गई। भाई एक बार जब वैट लग चुकी है तो फिर जब वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो फिर बीच में क्यों टैक्स लगा, यानी कस्टम ड्यूटी क्यों लगी बेटे, ठीक है। तो ऐसा होता था कि हर स्टेज पर टैक्स लगता था बेटे, हर स्टेज पर टैक्स लगता था। तो कहने का मतलब यही है कि जो भारत का टैक्स स्ट्रक्चर था दैट इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इवेडिव टाइप। इवेड का मतलब होता है टैक्स चोरी करना। लोग अगर टैक्स चोरी करना चाहते तो इजीली उस टैक्स को चोरी कर देते थे। इवेजन टाइप का था, इवेजन नेचर का था बेटे। सो भारत का जो टैक्स स्ट्रक्चर था वो एक तो हो गया बेटे कॉम्प्लेक्स, जिसे समझना मुश्किल है, और एक हो गया इवेजन टाइप का, यानी जिसकी चोरी इजीली की जा सकती है। तो fearing a heavy burden of taxation people would evade the tax। तो बेटे टैक्स का भारी भरकम दबाव देखते हुए लोग क्या कर जाते, टैक्स की चोरी कर जाते थे। नाउ द टैक्स स्ट्रक्चर हैज बीन सिंप्लीफाइड एंड मॉडरेटेड। लेकिन अब लिबरलाइजेशन के बाद, पोस्ट 1991 एरा, 1991 के बाद हमने अपने टैक्स स्ट्रक्चर को काफी सिंप्लीफाइड, काफी सिंपल बना दिया, जिसे समझना काफी आसान है बेटे। जीएसटी हमने अपनाई थी, ठीक है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स हमने बेटे अपना लिया था, ठीक है, जो वन टाइम टैक्स होता है, पूरे नेशन में केवल एक बार ही लगाया जाता है, उसके बाद उस प्रोडक्ट पर दोबारा वो टैक्स नहीं लगता बेटे। तो काफी बड़े हमने रिफॉर्म किए, फिस्कल रिफॉर्म्स, ठीक है, जिसमें टैक्स स्ट्रक्चर को हमने सुधारा और अपने देश को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरफ अग्रसर किया। नेक्स्ट देखिए एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म। एक्सटर्नल आपको पता है द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बेटे, ROW, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि आपको पता है हमने ग्लोबलाइजेशन अपनाया 1991 में। इससे पहले होता क्या था, विदेशों के साथ जो हमारे व्यापारिक संबंध थे, ट्रेड रिलेशन जिसे कहते हैं, बिजनेस रिलेशन जिसे कहते हैं, दे वर नॉट गुड, क्योंकि हम बहुत कम देशों के साथ व्यापार करते थे, अमेरिका के साथ भी नहीं करते थे। और जो वर्ल्ड बैंक है वो एक तरह से बेटे अमेरिकन सब्सिडरी मानी जाती है। अमेरिका का प्रेशर, अमेरिका का डोमिनेंस बहुत ज्यादा देखने को मिलता था। तो अमेरिका बेटे एक ऐसा देश है जो हर देश में अपना सामान बेचता है बेटे, बहुत ज्यादा सामान बेचता है और हर देश से प्रॉफिट कमाता है। तो उस समय पर वो भारत से प्रॉफिट नहीं कमा पाया था, क्योंकि भारत ने बेटे इस तरह से अपना स्ट्रक्चर बनाया हुआ था देश का कि कोई विदेशी कंपनी डायरेक्ट इंडिया में इन्वेस्ट कर ही नहीं सकती बेटे, कर ही नहीं सकती थी। तो इसीलिए वर्ल्ड बैंक से भारत ने लोन भी लिया हुआ था। तो अमेरिका ने वर्ल्ड बैंक पर प्रेशर बनाया कि भारत पे आप प्रेशर बनाइए ताकि वो अपने आप को ग्लोबलाइज नेशन बनाए। तो इसी के चलते भारत ने अपने आप को ग्लोबलाइज बनाया बेटे, और हमने अपने जो फॉरेन पॉलिसी जिसे कहते हैं, दूसरे देशों के साथ जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी उसे काफी इंप्रूव किया बेटे। तो एक्सटर्नल सेक्टर में दो चीजें आती है, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन एक्सचेंज से आप समझ गए होंगे बेटे, ठीक है, एक्सचेंज यानी कि मुद्रा का एक्सचेंज, यानी यूएस डॉलर, ठीक है, यूएस डॉलर वगैरह ये हो गए। तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म हमने अपनाया, और साथ ही साथ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो होती है आपकी, ठीक है, विदेशी व्यापारिक नीतियां जिसे कहते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बेटे, इसे हमने सुधारा। तो आपको एक्सटर्नल सेक्टर में दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म और दूसरा हो गया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म बेटे। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म वर इनिशिएटेड इन 1991। तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म हमने 1991 में अपनाया, और फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म के अंडर हमने अपनी करेंसी को किया डीवैल्यूएशन। अब यहां डीवैल्यूएशन आपको पता होना चाहिए बेटे, मुझे बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए क्या होता है डीवैल्यूएशन। द मैक्रो इकोनॉमिक्स, पहुंच जाइए मैक्रो इकोनॉमिक्स पर वापस। व्हाट इज डीवैल्यूएशन, व्हाट इज रीवैल्यूएशन बेटे, ठीक है। डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन, एक होता था डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो अपने आप होता है मार्केट फोर्सेस के जरिए, डिवैल्यूएशन जिसे गवर्नमेंट जानबूझकर करती है। डिवैल्यूएशन यानी कि वर्थ में कमी आना बेटे, अपनी जो डोमेस्टिक करेंसी है ना उसकी वर्थ, उसके मूल्य में कमी आना बेटे। हमारी डोमेस्टिक करेंसी कब घटती है बेटे, जब डॉलर महंगा हो जाए, डॉलर को खरीदना मुश्किल हो जाए। मान लो पहले एक यूएस डॉलर अगर 50 रुपए का था, अब अगर एक यूएस डॉलर 60 का मिलना शुरू हो जाए तो हमारी करेंसी का डिवैल्यूएशन हो रहा है, डॉलर खरीदना मुश्किल हो रहा है। पहले 50 रुपए में हमें एक डॉलर मिलता था, अब 60 रुपए में। अब डिवैल्यूएशन करने का पर्पस देखिए, मैंने उस टाइम भी आपको बताया था बेटे कि डिवैल्यूएशन किया जाता है एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। ध्यान दीजिए, पहले विदेशी लोग जब $1 का सामान खरीदते थे भारत से तो उन्हें 50 रुपए का सामान मिलता था भारत से। $1 वो इंडिया में लेकर आए, इंडिया से सामान खरीदा 50 का, डिवैल्यूएशन कर दिया भारत ने अपनी ही करेंसी का, जानबूझकर डेलिबरेटली डिवैल्यूएशन कर दिया। अब उन्हें कितने रुपए का सामान मिलेगा $1 के बदले, भारत से 60 रुपए का सामान मिलेगा। उनके लिए भारत से सामान खरीदना हो गया सस्ता,
तो वो ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदेंगे भारत से, यानी भारत ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करेगा बेटे, तो डिवैल्यूएशन किया जाता है एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। मैंने अब भी अच्छे से समझा दिया, उस समय भी मैंने समझाया था, अब इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटे। तो डिवैल्यूएशन इंप्लाई, डिवैल्यूएशन की मीनिंग बताई हुई है जो कि मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी, कि डिवैल्यूएशन रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ इंडियन रुपीज इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर या ब्रिटिश पाउंड बेटे। तो यूएस डॉलर या ब्रिटिश पाउंड के रिलेशन में जब भारतीय मुद्रा की वर्थ या वैल्यू गिर जाती है या जानबूझकर गिरा देती है गवर्नमेंट, तो उसे डिवैल्यूएशन कहा जाता है। इट इंप्लाई दैट यूएस डॉलर और ब्रिटिश पाउंड कैन बी एक्सचेंज फॉर मोर रुपीज देन बिफोर, यानी अब ज्यादा रुपए में हमें यूएस डॉलर मिलेगा, पहले कम में मिलता था, अब ज्यादा में मिलेगा। ठीक है, इट इज इंप्लाइड दैट यूएस डॉलर और ब्रिटिश पाउंड कैन बाय मोर गुड्स टू द इंडियन मार्केट, यानी अब विदेशी लोग भारत से सेम डॉलर में ज्यादा सामान खरीद सकते हैं, जैसे पहले 50 का अब 60 का खरीद पा रहे हैं बेटे। दिस इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इनटू द इंडियन इकोनॉमी, यस डेफिनेटली। तो जब विदेशों को बेटे इंडिया से सामान खरीदना आसान हो जाता है, सस्ता पड़ जाता है, तो वो इंडिया से ज्यादा सामान खरीदेंगे, यानी भारत के पास ज्यादा यूएस डॉलर या ब्रिटिश पाउंड आना शुरू हो जाएगा। फॉरेन करेंसी, ठीक है, फॉरेन करेंसी आपकी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। फॉलोइंग बाय द डिवैल्यूएशन इन 1991 द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी इन द इंटरनेशनल मार्केट वाज लेफ्ट टू द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। तो बेटे भारत ने क्या किया, एक बार तो शुरुआत में कर दिया डिवैल्यूएशन, जब ये रिफॉर्म अपनाए तो हमने डिवैल्यूएशन कर दिया, और उसके बाद उस यूएस डॉलर को छोड़ दिया गया किसके ऊपर, फ्री मार्केट फोर्सेस यानी डिमांड और सप्लाई पर छोड़ दिया गया, कि अब जो भी होगा वो डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग होगा, और डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग होता है तभी तो बेटे यूएस डॉलर का प्राइस बढ़ता चला जाता है इंडिया में। देखो टाइम टू टाइम बढ़ता जा रहा है, कभी 70, कभी 71, कभी 72 हो जाता है, क्योंकि वो फ्री मार्केट फोर्सेस पर छोड़ा जा चुका है बेटे। डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करती है भारत में यूएस डॉलर का प्राइस इन टर्म्स ऑफ इंडियन रुपीज। तो यही इन्होंने बताया कि भाई डिवैल्यूएशन के बाद हमने छोड़ दिया, ठीक है, अब फ्री मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगे। प्रेजेंटली द एक्सचेंज रेट इज डिटरमिन्ड बाय द फ्री मार्केट फोर्सेस इन इंटरनेशनल मार्केट। तो अब प्रेजेंटली भारत में जो एक्सचेंज रेट है वो कैसे डिसाइड होते हैं, फ्री मार्केट फोर्सेस यानी डिमांड एंड सप्लाई के जरिए डिसाइड होते बेटे। तो ये थी आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, पूरा हो चुका है बेटे। अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की बारी है समझने की। तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में हमने अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन कर दिया, एक्सपोर्ट बढ़ा दिया, और फिर बाद में उसे फ्री मार्केट फोर्सेस पर छोड़ दिया गया। अब आइए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में हमने क्या किया। सो फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज आल्सो अ सब्सटेंशियल चेंज इन द वेक ऑफ लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन में हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी काफी इंप्रूव किया बेटे। टैरिफ रिस्ट्रिक्शन हैव बीन कंसीडरेबली मॉडरेटेड। हमने जो पहले हाई टैक्स लगा रखे थे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर बेटे, हमने जो फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेड के ऊपर, परचेज और सेल के ऊपर जो हाई टैक्स लगाए हुए थे, वो टैक्स को हमने काफी रिलैक्स किया, काफी मॉडरेट किया, डिक्रीज कर दिया हमने बेटे टैक्स को, ठीक है। इंस्टेड ऑफ पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन, पहले तो हमने पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन यानी कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी अपना रखी थी, अब उस पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन के बदले हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी अपनाई, यानी कि ज्यादा से ज्यादा हमें एक्सपोर्ट करने हैं ताकि हम फॉरेन रिजर्व को बचा कर ना रख सके बल्कि उसे इंक्रीज कर सके बेटे। इट्स अ मैटर ऑफ एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है। पहले गवर्नमेंट का एटीट्यूड था कि फॉरेन करेंसी को बचा कर रखना है, सेव करके रखना है। तो किसी चीज को सेव करके रखोगे तो वो सेव नहीं होने वाली, वो खर्च और हो जाएगी। हाँ, जब किसी चीज को बढ़ाने की सोचोगे ना, तब हो सकता है वो लेवल को मेंटेन कर जाए। तो 1991 के बाद यही हुआ, भारत ने एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी बेटे अपनानी शुरू कर दी और जो प्रोटेक्शन पॉलिसी वो वहां से हटा दी बेटे। मार्केट कॉम्पिटिशन आ गया, कोटा और टैरिफ के बदले हमने प्रोटेक्शन किया हुआ था अपनी मार्केट को, अब हमने टैरिफ भी हटाए, कोटा भी हटाए। अब फॉरेन कंट्रीज की कंपनियां भारत के अंदर आ सकती थी और भारतीय डोमेस्टिक कंपनीज के साथ कंपटीशन कर सकती थी बेटे, ठीक है, जिससे कि कंपटीशन अराइज होता है। कंपटीशन अराइज होता है, इससे हमेशा कंज्यूमर की वेलफेयर होते है बेटे, क्योंकि जब भी कंपटीशन बढ़ता है तो कंपनियां प्रोडक्ट को इंप्रूव करके कस्टमर वैल्यू जनरेट करने की कोशिश करते। भाई 1991 से पहले भारतीय लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं थे, जिसी पिटी भारतीय कंपनियों के प्रोडक्ट उन्हें यूज करने थे बेटे, दे हैज नो ऑप्शन एट ऑल, क्योंकि गवर्नमेंट ने अलाउ ही नहीं किया था भारतीय कंपनियों को कि वो इंडिया में आए इन्वेस्ट करें बेटे। लेकिन
आफ्टर 1991 अब विदेशी कंपनियां इंडिया में आ सकती है। अब जो भारतीय कंपनियों की मोनोपोली चली हुई थी बेटे इंडिया के अंदर, अब वो मोनोपोली के खत्म होने का टाइम आ गया था, अब कंपटीशन का समय आ गया था। अब अगर भारतीय कंपनियां कंपटीशन नहीं करती तो वो मार्केट से आउटकास्ट हो जाती, जो कि कई बार हुई भी है बेटे। तो इसीलिए प्रोटेक्शन को अब कंपटीशन ने बेटे रिप्लेस कर दिया और ग्रोथ और एक्सपेंशन अब एक सिंबल बन चुका था बेटे इकोनॉमी को आगे ले जाने का। तो अब देख लीजिए साइलेंट फीचर ऑफ ट्रेड पॉलिसी। तो ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के कुछ फीचर देख लीजिए, आपको बताए गए हैं। इंपोर्ट कोटा हैज बीन एबोलिश्ड। इंपोर्ट कोटा जो हमने लगाए हुए थे, जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, क्वांटिटी वाइज जो रिस्ट्रिक्शन हमने लगाई हुई थी, उसे वहां से हमने रिलैक्स कर दिया। सेकंड है इंपोर्ट लाइसेंसिंग हैज विथड्रॉन। इंपोर्ट के लिए जो हमने लाइसेंस प्रोसीजर लगा रखा था कि भाई आप जो भी गुड्स मंगाओ आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसे भी वहां से रिलैक्स किया बेटे। There has been a reduction of import duty to promote the competition। import duty या import tax जो हमने लगाए हुए थे बहुत ज्यादा, उसे भी वहां से हटाया गया ताकि कंपटीशन जनरेट हो। ठीक है बेटे, भारतीय कंपनी अभी कंपटीशन करके अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करे और उस घिसी पिटी टेक्नोलॉजी को यहां से दूर हटाए। एक्सपोर्ट ड्यूटी हैज विथड्रॉन। एक्सपोर्ट पे तो हमने टैक्स ही हटा दिया। एक्सपोर्ट जितना ज्यादा सस्ता होगा उतना फायदा होगा हमें। एक्सपोर्ट पे टैक्स लगा रहे हैं यानी हम अपना नुकसान कर रहे हैं बेटे। दूसरे देशों को अगर हम एक्सपोर्ट हाई प्राइस पर करेंगे तो कौन खरीदेगा हमारा प्रोडक्ट, तो हमने एक्सपोर्ट ड्यूटी भी वहां से विथड्रॉन कर ली। और लास्ट पॉइंट है बेटे, द ट्रेड पॉलिसी आफ्टर लिबरलाइजेशन इज फैसिलिटेटेड द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन मार्केट विद द ग्लोबल मार्केट। तो जो ट्रेड पॉलिसी हमने बेटे भारत में अपनाई, उस ट्रेड पॉलिसी ने भारतीय मार्केट को इंटीग्रेट कर दिया विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमने दूसरे देशों के साथ इंटीग्रेशन किया, दूसरे देशों के साथ बेटे, ठीक है, एक सूत्र में बंधे और अब दूसरे देशों के साथ हम ज्यादा व्यापार कर रहे थे, ज्यादा कार्य हम कर रहे थे बेटे। ठीक है।